सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेक्शन नंबर 78 की बात कर लेते हैं, जो कि बोलता है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बाय चार्ज होल्डर। अब यहाँ पर जो चार्ज को रजिस्टर्ड करना है, चूंकि 30 डेज इलैप्स हो गए, 30 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो भाई साहब अचानक से जो चार्ज होल्डर होगा उसको डर लगने लगेगा, वो घबरा जाएगा, कहीं वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की कैटेगरी में क्लासिफाइड ना हो जाए। इस डर के चक्कर में चार्ज होल्डर जो है वो आरओसी को एक एप्लीकेशन देता है कि मालिक 30 डेज इलेप्स हो जाने के बावजूद भी कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर्ड नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज इस चार्ज को रजिस्टर्ड कर लेवे, जिससे कि हम लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पे क्लासिफाइड हो जाएंगे। तो आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन ऑफ चार्ज होल्डर बाय द आरओसी, आरओसी एक नोटिस देता है कंपनी को, 14 डेज का टाइम पीरियड देता है, और आरओसी कंपनी को ये क्लेरिफिकेशन के साथ में वो नोटिस देता है कि विद इन 40 डेज के अंदर अंदर या तो आप इस चार्ज को रजिस्टर्ड करवाओ, या इस चार्ज को रजिस्टर्ड नहीं करवाने के क्या वैलिड रीजन है वो वैलिड रीजन दो। यदि कंपनी 14 डेज के अंदर अंदर चार्ज रजिस्टर करवा लेती है तो वेल इन गुड, तो फिर आगे कोई टेंशन ही नहीं है। यदि कंपनी ने कोई वैलिड रीजन दिए और इफ इट इज इन द ओपिनियन ऑफ आरओसी कि कंपनी के द्वारा दिए गए रीजन वैलिड रीजन है, तो यहां पर आरओसी उनको फर्दर कंडोन कर देगा उनके डिले को, और चार्ज होल्डर को बोल देगा कि अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन यदि 14 डेज के अंदर अंदर कोई भी रिप्लाई नहीं आता है कंपनी की साइड से, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 14 डेज आरओसी जो है वो चार्ज होल्डर की एप्लीकेशन के बेसिस पर उस चार्ज को रजिस्टर्ड कर देगा, और उस चार्ज को रजिस्टर्ड करवाने के जो भी खर्चे होंगे चार्ज होल्डर वो कंपनी से रिकवर करेगा। इससे पहले वाले पॉडकास्ट की यदि मैं बात करूं, तो चार्ज क्रिएट करना है, चार्ज क्रिएट करना है, चार्ज क्रिएट करना है, किस प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट किया जाएगा। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल्स पे भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। इवन दो प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया भी हो सकती है और आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 77 के पहले जो एक बेसिक्स था वो बेसिक वाला डिस्कशन भी मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब इसके बाद आता है मालिक सेक्शन नंबर 80, जो कि बात करता है डीम्ड नोटिस या कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। अब ये डीम्ड नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है दोस्तों? सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि जब भी जो भी चार्ज क्रिएट होकर रजिस्टर्ड कर लिया जाता है विद आरओसी, वो एमसीए की वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होता है। मतलब आप जब भी उस कंपनी का नाम डालोगे, वहां पर चार्ज सर्च करोगे, वहां पर सर्च रिपोर्ट लोगे, तो उस कंपनी ने जितने भी चार्ज क्रिएट किए हुए, जितनी भी प्रॉपर्टी पर लोन लिया लिया हुआ है, उन सबकी डिटेल एमसीए की वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो नाउ ऐसा बोला गया है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेंडर कि जब भी कोई भी पर्टिकुलर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनी अदर पर्सन जब भी कंपनी को किसी भी तरीके का कोई भी लोन दे रहा है, तो लोन देने से पहले वो एक बार एमसीए की वेबसाइट पर जाकर सर्च रिपोर्ट ले ले। यदि उसने ऐसा नहीं किया और किसी ऐसी प्रॉपर्टी पर दोबारा चार्ज क्रिएट करके लोन दे दिया जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड था, तो वहां पर वो किसी भी तरीके से अपने क्लेम को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइबल नहीं रहेगा। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है साहब कि चार्ज जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो एक तरीके का डीम्ड नोटिस होता है टू पब्लिक एट लार्ज के लिए कि अब ये चार्ज रजिस्टर्ड हो गया है, आपको इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर कोलेट्रल रखकर आपको कभी भी लोन कंपनी को ग्रांट नहीं करना है। सो ये मेरा सेक्शन नंबर 78 जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर था, और सेक्शन नंबर 80 दैट इज डीम्ड नोटिस, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी बोलते हैं, वो प्रोविजन मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अगले कुछ पॉडकास्ट में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड और कुछ सेक्शन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।